डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां सीधे आप किसान भाई बहन हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो भी लाइव। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय लेकर आते हैं जिन पर विस्तृत चर्चा होती है और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, एक कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं और चाहे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। दर्शकों को ये भी बता दें कि सभी सवाल जिस भी माध्यम से हम तक पहुँचते हैं उन्हें लाइव कार्यक्रम में साथ ही साथ रियल टाइम में शामिल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है मधुमक्खी पालन और साथ ही हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती पर भी। तो दोनों ही विषय हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा स्वास्थ्य के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो या फिर मृदा स्वास्थ्य हो और जैविक खेती। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें अलग अलग विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है। ऐसे में मृदा का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। इसलिए मृदा स्वास्थ्य पर हम बात करेंगे और उत्पादन अच्छा हो, किसानों की आय बढ़े, इसके लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं और उन्हीं में से एक है मधुमक्खी पालन, जिससे किसानों की न सिर्फ अतिरिक्त आय होती है, साथ ही जिन फसलों में जहां पर वो मधुमक्खी पालन हमारे किसान करते हैं उनमें भी अच्छा परागण होता है। तो इसके बारे में और विस्तार से बात होगी। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है आप वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। नंबर नोट कर लें 8800520717। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो फ़ोन से भी ईमेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सभी सवाल साथ ही साथ कार्यक्रम में भेजे जाएंगे, चाहे वो ईमेल हो और चाहे आपका व्हाट्सएप सवाल हो या फिर टोल फ्री नंबर पर आपका कॉल हो। जैसे आप हमें भेजेंगे हम कार्यक्रम में उन्हें तुरंत शामिल करेंगे। कुछ बुनियादी बातों का हमारे दर्शक ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप हमें कॉल करें इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हैं, बहुत ज़्यादा शोर ना हो आसपास, ताकि हम स्पष्ट आपके सवाल को सुन सकें। जो दर्शक टेक्स्ट कर रहे हैं वो अपना सवाल कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें, अपने क्षेत्र का नाम, अपना नाम ज़रूर बताएं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे ताकि 1 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से संपर्क कर सकें और अधिक से अधिक बिंदुओं को छू सकें। तो आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो कि इन दोनों विषयों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र कुमार राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमें मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली में। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश कुमार राय जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जो हमारा दूसरा विषय है यानी मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती, उस पर आप प्रकाश डालेंगे। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर हैं। बस आपको फ़ोन उठाना है या फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, ईमेल करें या हमें व्हाट्सएप करें, तो आपके सवालों का जवाब लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राणा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि हम मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन को अब देखने का नज़रिया भी बदल गया है। एक समय था जब हम सोचते थे कि सिर्फ शहद के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए जहाँ पे घर के आसपास पेड़ों में या खेतों में लग जाया करते थे छत्ते, वहीं से निकाल लिया जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से स्वरूप बढ़ रहा है, बदल रहा है और हमारे पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मधुमक्खी पालन पहले जो जैसा आपने बताया यही था कि ये सिर्फ शहद के लिए इनको पाला जाता है, बट शहद के लिए नहीं। जैसा आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन से शहद तो उत्पादन होता ही है, साथ ही साथ जो मोम है, उसके अलावा रॉयल जेली है, पराग है
और आप इसका जो विष डंक जिसको बोलते हैं, जो बहुत सारी जो मेडिसिन है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो आज के पर पॉलिश है, तो ये जितने भी उत्पाद हैं आज मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सिर्फ मधुमक्खी को इसलिए नहीं पाला जाता है सिर्फ शहद के लिए, आज वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी को पाला जाता है ताकि जितने भी उसके उत्पाद हैं वो सब उससे प्राप्त किए जा सकें और किसान भाई अधिक से अधिक उसको बेचकर अधिक से अधिक जो है आय प्राप्त कर सकें। जी, और देखिए जो हमारा दूसरा विषय है जैविक खेती, उसमें भी मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है क्योंकि इससे परागण बढ़ता है और फसलों में हम अच्छा उत्पादन देखते हैं। तो सर अब मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जो हम मधुमक्खी पालन की बात करें उससे जुड़े एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन लेकर मधुमक्खी पालन किया जाए तो निश्चित ही आप इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती हो, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताजी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं, इन्हें डब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। इतना ही नहीं, शहद निकालने के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे शहद निकालने वाली मशीन, कंटेनर और अन्य मधुमक्खी के छत्ते के उपकरण स्टील या खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से बने हों। अन्य खराब सामग्री से बने टिन और कंटेनर का उपयोग न करें। शहद निकालने से पहले सभी उपकरणों, कंटेनर आदि को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। केवल सुपर चैम्बर से ही शहद निकालें। वहीं मॉनसून प्रबंधन की बात करें तो नीचे के बोर्ड पर पड़े मलबे को साफ करके गहराई में दबा दें। कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र को साफ रखें और ऐसी अवांछित वनस्पतियों को काट दें जो हवा के मुक्त संचार में बाधा डाल सकती हैं। इस तरह कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हुए आप मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट जिसमें हमने आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताया। ये भी बताया कि सिर्फ शहद ही नहीं बल्कि और कई तरह के उत्पाद हैं जिनसे हमारे किसान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय के बारे में, जो कि है जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य। तो सर, मिट्टी तो आधार है और जैविक खेती की अगर हम बात करें तो वो भी हम देख रहे हैं कि खेती का आधार रही है, शुरुआती वही है। जो हम कहें कि जो परंपरागत तरीके से हमारे की जाती थी वो तो बाद में स्वरूप बदला है। तो ये कितने महत्वपूर्ण है और हम इन पर विचार कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है आज के समय में? जी मैडम, हम अपने किसान भाइयों को सबसे पहले नमस्कार। जन्म देने वाली माँ और जन्म देने के बाद उस माँ और पुत्र का जो भरण पोषण करती है वो हमारी धरती माता होती हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानतावश अधिक उत्पादन के चक्कर में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उस रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारी जो मिट्टी है निश्चित ही बंजर की स्थिति में बढ़ रही है। और जो हमारी मिट्टी है उसकी फिजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों गुणों का ह्रास हो रहा है। साथ में जो हमारी जनसंख्या है, अगर हम एक डाटा पे नज़र दें तो 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 9.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी। और अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 1.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना है, यह एक निश्चित ही विकट समस्या होगी और वो भी भविष्य में। शुद्ध भोजन, अच्छा भोजन। जी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से हमें जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा मृदा स्वास्थ्य, आज मृदा स्वास्थ्य एक
वैश्विक मुद्दा है, ये पूरे विश्व में एक वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि बिना मृदा स्वास्थ्य को सही किए ही अगर वास्तव में कहा जाए तो फसल को खड़ा करने की जो क्षमता होती है वो मृदा में ही होती है। और अगर हमारी मृदा ही नहीं खराब रहेगी तो फसल खड़ा किस पे होगी। तो मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा प्रयास जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ और मृदा स्वास्थ्य की तरफ करें, जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी अनियमित दिनचर्या है, जो ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, शुगर है, वो कहीं ना कहीं हम मिट्टी से भी प्रभावित होती है। जो हम रासायनिक खादों का उर्वरक का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं उसका अंश हमारे भी शरीर में जाता है। और ये सिर्फ मिट्टी तक ही सीमित नहीं है, देखिए हमारे रगों में भी वो जहर पहुंच रहा है, क्योंकि उसी रसायन से भरी मिट्टी में जब फसलें उगती हैं तो उनके अंश फसलों में आते हैं और वो जब हमारी थाली तक पहुंचते हैं और निवाले के रूप में हम हमारे शरीर तक पहुंचते हैं तो वो हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है और जिससे बहुत तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ रही हैं। अब ये सिर्फ किस्से कहानी की बात नहीं है, बल्कि ये बातें सत्य हैं, प्रूव हो चुकी हैं। कई ऐसे हमने देखे हैं कि हमारे सामने उदाहरण भी आए हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट और फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। खेतों में अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मिट्टी में उचित जल निकास और हवा का संचार होना जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर बनाए रखें। समय समय पर खरपतवार साफ करते रहें। मृदा अपरदन न होने दें। फसल चक्र को अपनाएं। फलीदार फसलों की खेती करें। खेत में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करें। मिट्टी की सेहत की जांच कराना भी जरूरी है। इसके लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मकसद मिट्टी को उपजाऊ ही नहीं बल्कि गुणवान बनाना भी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपके खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे उसमें कितनी कितनी मात्रा किन किन पोषक तत्वों की है और कौन कौन सा उर्वरक किसानों को अपने खेत में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप जैविक खाद का इस्तेमाल करके भी मिट्टी की उर्वरता और सेहत को बढ़ा सकते हैं। जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती फसल उत्पादन की वो पद्धति है जिसमें रासायनिक उत्पादों जैसे उर्वरक, कीटनाशी, फफूंदनाशी और खरपतवार नाशी आदि के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है और कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, हरी खाद, फार्म के उत्पाद, जैविक कीटनाशी और फसल चक्र आदि के उपयोग पर जोर दिया जाता है। बता दें कि जैविक खेती करने के कई फायदे हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत में कमी आती है। इतना ही नहीं, जैविक विधि से उगाए गए अनाज और सब्जियां स्वाद एवं पौष्टिकता में भी अच्छे होते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और जिसमें हमने अंत में ये भी बताया कि ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। ऐसी फसलें जो अच्छी मिट्टी में उगाई जाती हैं, जो ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हम तक फसलें या फिर साग सब्जियां पहुंचती हैं, बल्कि वो स्वादिष्ट भी ज़्यादा होती हैं। और ये सही बात है कि अगर आप रसायनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो प्राकृतिक स्वाद है उसका हम लुत्फ़ उठा पाएंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, चाहे वो बात हो मधुमक्खी पालन के या फिर मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती, आप हमें अवश्य कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही ईमेल आईडी हम साथ ही साथ स्क्रीन में आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। तो आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। मधुमक्खी पालन से हमने शुरुआत की और जो किसान खेती भी कर रहे हैं या फिर हमारे युवा जो कि इसे एक व्यवसाय के तौर पर शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए? आज मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि कोई भी किसान जो अपनी खेती करता है, यानी कि परंपरागत खेती जो कर रहे हैं, उस खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी आसानी से वो कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को, क्योंकि मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक कीट है, इस कीट को समझने के लिए इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको किसी भी जगह आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रशिक्षण के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके नेशनल बी बोर्ड है वहाँ से भी लिया जा सकता है।
राज्य सरकार के जो कृषि के जो अधिकारी हैं राज्य स्तर पर जो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ भी वो ट्रेनिंग कराते हैं। साथ ही साथ खादी एक ग्राम उद्योग भी जो है इसका प्रशिक्षण देता है। तो पहले एक प्रशिक्षण लें, प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो इसकी शुरुआत है ये समझ के चलें कि इसके लिए जब आप इसका कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ उसे स्टार्ट करें कि जहाँ मधुमक्खी के लिए फूल की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इसके लिए ज़रूरी है कि उस मंथ में जिसमें यानी कि महीने का चुनाव करें कि किस महीने में इसकी जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो नवंबर से लेके फरवरी तक जो है इसका बहुत अच्छा समय होता है इसकी शुरुआत करने के लिए, क्योंकि उस समय जो फ्लोरा होता है यानी कि फूल होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। तो किसान भाई जो भी इसकी शुरुआत करना चाहता है तो समय का ध्यान रखें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जहाँ इसकी शुरुआत आप करना चाहोगे वहाँ आसपास एक तो फूल होना, दूसरा पानी जो है शुद्ध पानी होना मधुमक्खी के लिए जरूरी है। तीसरी बात है कि जब भी जहाँ इसकी शुरुआत करें तो जो हाईवे रोड हैं यानी कि जो सड़क हैं उससे कम से कम आप जो है 300-400 मीटर इसकी अंदर इसके बॉक्स रखें तब इसकी शुरुआत करें। अच्छा, ऐसा क्यों सर? हाईवे से दूर क्यों रखना हाईवे चाहिए? से क्योंकि जब ये उड़ान भरती है तो कई बार क्या है कि जो ट्रैफिक चलता है यानी कि सड़क पे तो उससे कई बार ये टकरा भी जाती है, उससे कई बार जो है इसकी मौत भी हो जाती है। जी। तो जरूरी है कि आप हाईवे से या रोड से इसको दूर रखें। जी, एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, आइए बात करते हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। नमस्कार नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर से बताएं। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि मधुमक्खी में जहाँ पे जल भराव है, चीजों का अभाव है या हाईवे की गाड़ियाँ निकलती है या जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी धुआं धक्कर होता है, तो ऐसे कौन सा ऊंची स्थान है जहाँ में मधुमक्खी पालन करना चाहिए? निर्दा के बारे में एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, निर्दा बॉक्स के ऊपर कि जो हम गर्मी की जुताई करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं और दूसरी चीज हम हरी खाद जैसे समय ढैंचा या उड़द या मूंग की खेती करते हैं, इसके अलावा हम खराली को खेतों में न जलाएं और हम क्या करें जिससे हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा हो सके? जी, बहुत अच्छे सवाल है, दोनों विषय से जुड़े हुए सवाल आपने पूछे हैं। हमारे बहुत ही जागरूक किसान हैं ये। तो डॉक्टर राणा, पहला सवाल तो इनका मधुमक्खी पालन से था कि जहाँ पर जल भराव है या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट है, धुआं है, हाईवे है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर ये बॉक्सेस लगाएं? ये जब आप अगर इसका करना चाहेंगे तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले कि पूरे साल आपको ये तय करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा कि हम पूरे साल जो मधुमक्खी को कहाँ माइग्रेट करेंगे, क्योंकि मधुमक्खी को व्यावसायिक रूप से अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक जगह नहीं पाला जा सकता, क्योंकि इसके लिए वर्ष भर पूरे साल इसके लिए फ्लोरा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जब महीना होता है तो जहाँ जहाँ सरसों की खेती होती है या तोरिया की खेती होती है वहाँ हम इसको रखते हैं। इसके अलावा उसके बाद में जहाँ सूरजमुखी का क्षेत्र है या कहीं जो है आपके यूकेलिप्टिस है, नीम है या सब्जियों का जहाँ क्षेत्र है वहाँ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गर्मियों का जब समय होता है तो हम इसको जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ मल्टी फ्लोरा होता है यानी कि बहुत सारे जो पेड़ों का जो फूल होता है उसको मल्टी फ्लोरा बोलते हैं, तो वहाँ इसको रखते हैं। तो पूरे साल आपको ये देखना होगा कि मधुमक्खियों को कहाँ हमने माइग्रेट करना है। साथ ही जब आप माइग्रेट का ये सब करेंगे तो उसके साथ ही आपको ये देखना है कि वो बॉक्स यानी कि मधुमक्खी का जो परिवार है वो आपको ऐसी जगह रखना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप ये प्रयास कीजिए कि शुद्ध पानी हो और पास में नज़दीक में जो हाईवे रोड ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जहां आप रख रहे हो बहुत सारे खरपतवार ना हो, क्योंकि इसके कारण भी कई समस्याएं आती हैं। और दूसरी तरह के जो कीट पतंग है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये सब चीज़ों का आपको चुनाव जरूर करना पड़ेगा जब आप मधुमक्खी पालन पर कार्य करेंगे। जी सर, ये जल भराव के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मेरे ख्याल से जल भराव ये कहना चाह रहे हैं कि कितने, मान लीजिए हमने बॉक्सेस लगाए हुए हैं और पानी भर गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि यहाँ पर किस तरह की सावधानी होनी चाहिए। जहाँ पे आपने बॉक्स रखे हैं उसकी कुछ दूरी पे अगर जल भराव भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वो पानी वहाँ से ले सकती है, मधुमक्खी ले सकती है। पर जहाँ बॉक्स रखे हुए हैं वहाँ जल भराव नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसके कारण कई बैक्टीरिया या फंगस पैदा हो जाते हैं, उसके कारण कई बीमारियाँ भी आ जाती हैं, तो उनको आपने दूर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। और हमारे जो दर्शक थे उनका दूसरा जो सवाल था वो जैविक खेती से जुड़ा हुआ था, तो उस पर भी हम जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपके लिए हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन पर और साथ ही जानकारी दे रहे हैं मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की सेहत और जैविक खेती पर भी। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे जिन्होंने पूछा था कि जो जैविक खेती है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी फसल चक्र अगर आप अपनाते हैं, सही तरीके से आप सिंचाई लगाते हैं और कैसे आप जो फसल अवशेष है, पराली है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका हम जवाब लेंगे। उसके साथ ही हमारे एक और कॉलर है कन्हैयालाल प्रजापति, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। जी कन्हैयालाल जी, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं ग्राम बड़ौदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। जी जी, ये मेरा प्रश्न है कि मधुमक्खी के बच्चे हमें कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और ये जो मृदा कन्हैयालाल जी अब बहुत डिस्टर्बेंस है, मतलब खराब होती जा रही है और जैविक बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही है। हम दर्शकों से फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जब भी कॉल करें कृपया ऐसी जगह से कॉल करें जहां से हम आपको स्पष्ट सुन सकें। जैसे कन्हैयालाल जी ने भी कॉल लगाया, देखिए कितनी डिस्टर्बेंस थी तो हम उनका सवाल भी ठीक से नहीं सुन पाए। कन्हैया जी, अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं तो दोबारा कॉल लगाएं या फिर अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो उनका जवाब हम ले। सर उससे पहले जैविक खेती पर जो हमारे एक दर्शक का सवाल था ब्रेक से पहले। जी नवस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक अच्छे किसान भी है, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो आपका था कि फसल चक्र के अलावा अवशेषों को जलाने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं जैविक खेती में। तो पहले जैविक खेती में जाने से पहले हम मृदा स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी मिट्टी है पहले तो हम उसका सॉइल टेस्ट रेटिंग देखेंगे कि हमारी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर का लेवल क्या है। बिना ऑर्गेनिक मैटर के लेवल के हम उसको फसल चक्र अपनाएं या उसको खरपतवारों को जलाएं या उसमें जीवामृत डालें या जैव उर्वरक डालें या हरी खाद डालें, तो ये अच्छा नहीं है। सबसे पहले हर 3 साल पे हम अपने मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच करा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि विभाग या ICR के संस्थानों में होता है और कहीं कहीं निःशुल्क भी होता है, कहीं शुल्क भी लिया जाता है। तो मृदा जांच कराकर आप अपनी फसल को उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और आइए बात करते हैं हम मधुमक्खी पालन पर एक बार फिर से। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके, एक तो जगह का चुनाव सही तरीके से करना होता है। उससे पहले एक और कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, पुनीत कुमार जी हैं, पुनीत प्रताप सिंह। पुनीत प्रताप सिंह जी, जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। सर सवाल बताइए। मेरा सवाल है कि मेरी जमीन जो है वो कम पानी पीती है, तो मैं गर्मियों में मैंने उसकी जुताई भी की है, लेजर लेवलर भी चलवाया है उसमें। इसके अलावा और क्या उपाय करें जिससे लाभ मिल सके? ठीक है,
बिल्कुल। तो पुनीत प्रताप सिंह जी का सवाल था, यानी इनके यहाँ इनकी जो मिट्टी है वो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है सर, जो समझ आया मुझे। पुनीत जी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप जो हमारी जैविक खेती के जो मानक हैं, जैसे जैव उर्वरक है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और हमारा ये जीवामृत है, ये सब चीज़ों का आप अप्लाई करें और इसका डेमो भी एक कृषि विज्ञान केंद्र पे किया जाता है। दूसरी बात है कि अगर आपकी जो खेत है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम है तो निश्चित रूप से उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। जो हमारे मेजर पोषक तत्व हैं, प्रमुख पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व, तो प्रमुख पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। उसका आप सॉइल टेस्ट अपने संबंधित कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र पर मृदा का जांच कराएं। अगर निश्चित रूप से उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी और पोषक तत्व अगर निश्चित रूप से बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ उसकी केमिकल बल्क डेंसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अलावा उसमें सिंचाई की भी क्षमता बढ़ेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। सर, ये किस तरह की मिट्टी होती है जिसमें नमी की कमी हो जाती है या फिर कहें जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, उससे क्षमता कम होती है? वाटर मैडम देखिए, मिट्टी में जो मेन समस्याग्रस्त मृदा होती है, समस्याग्रस्त मृदाओं ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ कार्य सुधार करके उस पर हम कुछ उत्पादन ले सकते हैं। जी। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 50% जो मृदाओं का लेवल है वो समस्याग्रस्त मृदाओं की श्रेणी में आता है। तो जो समस्याग्रस्त मृदाओं में लवड़ी मृदाएं होती हैं, अम्लीय मृदाएं होती हैं, क्षारीय मृदाएं होती हैं, रेह मृदाएं होती हैं। तो जो हमारी अम्लीय मृदाएं होती हैं उसमें H+ आयनों का जो संकीर्ण है वो हमारे ऊपरी सतह पे जमा हो जाता है, इस कारण वो अम्लीय होती हैं। तो अम्लीय मृदाएं हमारी ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ अम्लीय मृदाएं ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ थोड़ी नमी की मात्रा रहती है। लवड़ी और क्षारीय मृदा के लिए बात करें तो वो शुष्क प्रदेशों में जहाँ लवड़ी क्षारीय मृदाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर रेह की बात करें, कहीं मतलब मिट्टी सूखी है, बीच बीच में रेह लगा हुआ, रेह जो किसानी भाषा में रेह बोलते हैं, तो उस रेह का अगर यही उपाय है कि उसको हम खुरच कर निकाल दें और रेह की जितना भी नीचे तक है उसको निकालें और वहाँ गोबर की खाद को भर दें या वर्मी कंपोस्ट को भर दें, तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादन को बढ़ेगा। ठीक है सर। कन्हैयालाल प्रजापति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम आशा करते हैं कि हमने स्पष्ट सुन पाएंगे उन्हें। कन्हैयालाल जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं बारोदा नक्खा उद्योग मछली से बोल रहा हूँ जी। क्योंकि आजकल रासायनिक खाद से जमीन हमारी बंजर होती जा रही है। हाँ, रासायनिक खाद से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है और हमें जैविक खाद करना है तो तैयार वो कैसे किया जाता है? जी, दूसरा सवाल क्या था आपका? ये सर आप समझ पाए इनका? जी कन्हैयालाल जी, जो आपकी ज़मीन बंजर की स्थिति में बढ़ रही है तो उसके लिए एक जो हमारा जैविक खेती का जो प्रारूप है, जो सबसे पहला प्रारूप है कि हम गोबर की खाद का प्रयोग करें, दूसरा हम हरी खाद का उपयोग करें, तीसरा वर्मी कंपोस्ट का यूज करें, चौथा वर्मी वाश का यूज करें, पांचवा माइकोराइजा का यूज करें, अगर उसमें रोग लगता है तो ट्राइकोडर्मा यूज करें, जैव उर्वरक का उपयोग करें, उसमें हम अगर और रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना है तो हम जीवामृत और बीजामृत से उसके बीजों का शोधन करके उसको लगाए। इन सब चीज़ों का एक मानक तैयार करके और सॉइल की टेस्टिंग करा के हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फसल चक्र निश्चित अपनाइए, दलहनी के बाद अदलहनी के बाद खाद्यान्न के बाद ऐसे फसल लगाते रहिए। अगर ये सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी बंजर की स्थिति में बढ़ेगी। और पोषक तत्व एक बहुत बड़ा मैटर है कि जो मुख्य पोषक तत्व गौण पोषक तत्व है, तो नाइट्रोजन जो हमारे मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल है वह 0.5 से 0.75 के मध्य रहता है। अगर 0.5 से अगर कम है ऑर्गेनिक मैटर तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो उसके लिए हमको जो ये जैविक खाद के जो भी प्रारूप है उसको अपनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने देखा कि कैसे मृदा के स्वास्थ्य को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, कौन कौन सी ख़ास बातें हैं, और ये आज के समय की मांग भी है, क्योंकि हमने देखा है कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी बीमार हो रही है और उसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आइए बात करते हैं मधुमक्खी पालन पर एक बार फिर से। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कैसे हमारे किसान शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत सारे किसानों के सवाल ये भी थे कि बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं, जब जगह का चुनाव करें, कौन से मौसम में करें, कैसे करें। आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल कौन सी वो मधुमक्खियाँ हैं जो कि हमारे किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा लाभ देती हैं, किनका चुनाव कहाँ कहाँ किया जाए?
भारत में लगभग 4 तरह की प्रजातियां हैं मधुमक्खी की जो व्यावसायिक रूप से जिनको पाला जाता है, जिसमें एक है आपके एपिस इंडिका और एक है एपिस मेलिफेरा, एक है एपिस आपके डोर्सटा, एपिस आपके फ्लोरिया। तो ये चारों जो मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियों का जब हम व्यावसायिक रूप से पालन करते हैं तो ये रहता है कि भाई जिसका शहद का उत्पादन अधिक हो और जो अन्य जो उत्पाद हैं वो भी ज़्यादा होते हों, ताकि किसान को अच्छा जो है आय प्राप्त हो सके। तो इसके लिए जो एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी है, जिसको इटालियन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है, इसकी जो उत्पादन की जो क्षमता है शहद की भी, वो सबसे ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि इससे ज़्यादा भी डोर्सटा जो है, जिसको हम पहाड़ी मधुमक्खी भी कहते हैं, उसका भी उत्पादन बहुत ज़्यादा है। बट उसको क्या है कि उसको हम जो है उसको कृत्रिम रूप से उसको पाल नहीं सकते, क्योंकि उसको जो स्वभाव है बहुत उग्र होता है। तो एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति की मधुमक्खी है, इसका स्वभाव जो है नरम होता है, मतलब ये आसानी से इसको पाला जा सकता है। तो एपिस मेलिफेरा की प्रजाति को मधुमक्खी को किसान भाइयों को जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको पालना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जो है उनको आय प्राप्त होगी। इसके लिए जो आपके नज़दीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे भी आप पता कर सकते हैं, शायद नेशनल बी बोर्ड से भी आप संपर्क कर सकते हैं, खादी ग्राम उद्योग से भी कर सकते हैं। और जो पुराने बी कीपर हैं जो पहले से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं और इटालियन मधुमक्खी को वो पालते हैं, तो उनसे भी संपर्क किया जा सकता है, उनसे भी जो है ये मधुमक्खी को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ पूरे साल का जब आप मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये देखना होगा कि पूरे साल कहाँ कहाँ हमको फ्लोरा यानी कि मधुमक्खी को नेक्टर और पोलन 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही चीज़ पूरे साल भर कहाँ मधुमक्खी को प्राप्त हो सकती है, उनको ध्यान रखते हुए पूरे साल का एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि किस महीने में हम मधुमक्खी को कहाँ इसको माइग्रेट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि मधुमक्खी को एक जगह पालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको अगर व्यावसायिक रूप से आप बात करते हो तो शहद का उत्पादन भी अधिक हमको मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखना होगा कि जहाँ आप ले जाएंगे वहाँ प्रॉपर वे में पानी की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, कोई ज़्यादा जो है आपके जो वीड यानी खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मैंने पहले बताया कि जो रोड वगैरह है वहाँ आसपास ना थोड़ी दूरी हो, ताकि मधुमक्खी को कोई नुकसान ना हो। और ये भी हो कि ताकि ट्रांसपोर्ट आप ले जा रहे हो वहाँ तक भी कोई दिक्कत हो उसको मधुमक्खी के बॉक्सों को ले जाने की ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को उसको चुनाव करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और दर्शक हैं सत्यदेव सिंह जी, जिन्होंने गोंडा से हमें कॉल किया, उत्तर प्रदेश से। उनका हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सत्यदेव जी से बात होगी। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहे हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में, और हमारे साथ सत्यदेव जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो सत्यदेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम। हाँ जी, बताइए सर, सवाल बताएं। मैडम मेरी थोड़ी जमीन है जो आधे एकड़ की, जो आधी जमीन को हम जब पूरा बोते हैं तो आधी सूखने लगती है। अच्छा, तो उसके लिए हम जमीन जैसे जमाव अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे सूखने लगता है। ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर सत्यदेव जी? जो आपकी ज़मीन है, अगर आप कितने सेंटीमीटर तक नीचे तक जाते हैं तो ये समस्या आपको आती है। सबसे पहला चीज़ तो ये है। और जो आपकी ज़मीन है, जो आधे हेक्टेयर की ज़मीन है, वो कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो और सबसे बड़ी बात है कि उस मिट्टी का आपने टेस्ट कराया है कि नहीं।
टेस्ट कराने पे पता चल जाएगा कि वो ये चीज़ क्यों आ रही है। और जो वो सूखने की है तो एक मृदा प्रोफाइल होती है, वर्टिकल सेक्शन आप जो सॉइल होता है वर्टिकल सेक्शन में काट कर उसकी जांच भी ज़रूरी है। उसको करके और उसमें से जो मिट्टी आता है निकल के उसको हम लैब में चेक कराएंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। जी जी। तो सर मतलब क्या करें, जिस समस्या के बारे में बता रहे हैं, अगर और किसानों के साथ भी आती तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैडम कहीं ना कहीं जो इस सूखने की समस्या है तो इनके क्षेत्र में या तो सिंचाई की समस्या होगी, जी जी। या तो वर्षा जल, वहाँ वर्षा का जो एनुअल रेनफॉल है वो कम होगा, या क्लाइमेटिक कंडीशन या जो उसके बीज जो क्लाइमेटिक कंडीशन और जो वहाँ के लोकल अथॉरिटी का जो बीज होगा वो कहीं ना कहीं उसकी भी दिक्कत आती होगी। ठीक है। अब सर जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, उससे पहले एक और कॉलर है उनसे हम बात करेंगे। हेलो, राजेंद्र सिंह है जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? हेलो। मधुमक्खी पालन शुरू कैसे करना पड़ेगा? मधुमक्खी पालन शुरू कैसे करना है? लगता है आप हमारे साथ थोड़ी देरी से जुड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं। सर डॉक्टर राणा। राजेंद्र जी, आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मैंने अभी महीने बताए थे कि नवंबर से लेकर आप फरवरी माह तक इसका काम शुरुआत जो है ना इसकी कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले आप ये देखिए कि एक तो प्रशिक्षण आप ले लीजिए। प्रशिक्षण क्योंकि मैंने बताया कि ये कीट है तो इसके लिए पूरे स्वभाव के बारे में जानना कि इसकी क्या कार्यकलाप ये करता है, क्या कौन कौन से इसके जो है साइकिल होती है इसकी, कि नर है मादा है या जो है आपके इसके वर्कर हैं, इसके परिवार के कौन कौन सदस्य होते हैं, इसकी क्या क्रियाकलाप होती है, पूरे साल ये कैसे करती है, तो उनके बारे में जानना, कैसे हम शहद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम जो इसके छत्ते होते हैं उनको कैसे बना सकते हैं, कैसे कौन से बॉक्स का हमको इस्तेमाल करना। तो एक तो ये चीज़ के लिए आप सबसे पहले एक प्रशिक्षण ले लीजिए। किसी भी ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप जो जिस ज़िले के आप हैं रहने वाले उसी ज़िले से आप संपर्क कर लीजिए, आपको वहाँ भी प्रशिक्षण मिल जाएगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार के जो कृषि विभाग हैं वहाँ से भी इसका प्रशिक्षण मिल जाएगा। इसका प्रशिक्षण लेने के उपरांत आप ये ध्यान रखें कि जहाँ फूल होता है, जैसे आपका क्षेत्र है, ये ध्यान रखें कि आपको जब शुरुआत करनी है तो फूल कहाँ है। इसके लिए आप कुछ सब्जियों के फूल भी हो सकते हैं, चाहे वो गाजर का है, चाहे वो आपका प्याज है, या जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी होती है, चाहे घिया है, तोरी है, इस तरह की जो फसलें हैं सब्जियों की, उनमें भी फ्लोरा होता है, उस समय भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो आपके फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं जैसे यूकेलिप्टिस है, नीम है, इनमें भी अच्छा फ्लोरा होता है। साथ ही साथ जो फल वाले पौधे हैं, चाहे वो आपका जो सेब है, नाशपाती है, आपके जो आम है, अमरूद है, तो इनकी जो आसपास कहीं खेती होती हो तो वहाँ भी आप मधुमक्खी के बॉक्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो है जो जगह का चुनाव करें कि किस जगह हमको पूरे साल इसको माइग्रेट करना है, यानी कि पूरे साल भर हमको कहाँ इसको ले जाना है। जैसे मैंने बताया कि इसको एक जगह पालना मुश्किल है क्योंकि एक जगह फूल नहीं होते, तो इसके लिए कोई 1 एकड़ या 2 एकड़ जब आप व्यावसायिक रूप से करते हैं तो 1-2 एकड़ से काम नहीं चलता। कई सौ एकड़ जो है खेती होनी चाहिए वहाँ आसपास, जिसमें फ्लोरा हो, जिसको मधुमक्खी नेक्टर या पोलन उनसे प्राप्त करें, तभी आपको शहद या जो अन्य उत्पाद है मधुमक्खी के मिलेंगे और अच्छी आय आपको तभी प्राप्त होगी। जी, सुधाकर एक दर्शक है हमारे साथ महाराष्ट्र से। सुधाकर जी बताइए क्या सवाल है? हाँ, ये मधुमक्खी के बारे में जानकारी जी, क्या जानना चाहते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में? हाँ, और लाइव देखने का हमको थोड़ा कंफ्यूज करो। दोबारा दूसरा सवाल क्या है आपका? लाइव देखने का जो कहाँ रहता है, लाइव देखना है चैनल को। अच्छा, लाइव कहाँ देखना है? एक तो आप टेलीविजन पर आप देख सकते हैं, आपके यहाँ कौन सा कनेक्शन टेलीविजन का, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आता है। इंफोटेनमेंट में आप हमें देख पाएंगे। दूसरा, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करें, आपके पास लैपटॉप है, तो आप डीडी किसान को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें लाइव वाला जो ऑप्शन है उसे दबाएंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप सीधा हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका सवाल क्या था? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, ठीक सर। डॉक्टर राणा, मधुमक्खी पालन का जैसे मैंने बताया कि आप अपना जो जिला है यानी कि वहाँ से एक प्रशिक्षण ले लीजिए।
प्रशिक्षण लेने का आपके जिले स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र भी देता है और अन्य जो संस्थाएं हैं वहाँ भी मिलता है, खादी ग्राम उद्योग के थ्रू भी मिलता है, नेशनल बी बोर्ड भी देता है और राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है वहाँ से भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के उपरांत ये देखिए कि भाई आसपास जो फूल है, यानी कि मधुमक्खी को क्या चाहिए, उसको फ्लोरा चाहिए, उसको दो चीज़ चाहिए, नेक्टर और पोलन। ये दोनों चीज़ उसको कैसे मिल सकती है, आपके पास ऐसी कौन सी खेती होती है जिस खेती में से ये दोनों चीज़ मधुमक्खी को मिल सकती है, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा। साथ ही साथ आपको इसका अगर शुरुआत करनी है तो आपका नवंबर से लेके फरवरी तक का जो समय है ये मधुमक्खी की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। जी जी, ठीक है। तो आप दर्शकों से हम कहेंगे कि अपने सवालों के साथ आप तैयार रहें। देखिए अब समय कम बचा है और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल आएँ ताकि उन सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ दे सकें। अब हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती पर। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि मृदा स्वास्थ्य में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसानों तक ये सही तस्वीर पहुँचे कि उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। ऐसे में कुछ किट्स भी होती हैं जो टेस्टिंग किट्स हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 1960 के दशक से जो हरित क्रांति का शुरुआत हुआ तो हम किसान भाइयों को ये बता देना चाहते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप निश्चित रूप से हमारा खाद्यान्न का प्रोडक्शन बढ़ा, अन्न उत्पादन के क्षेत्र में हम आगे आए, हमारे अनाजों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मिट्टी को बंजर की स्थिति में बढ़ाए। इसलिए कि जो हम हरित क्रांति के फलस्वरूप जो हम कार्बनिक और रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग किए तो उससे हमारा अन्न उत्पादन बढ़ा, लेकिन जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सल्फर हुआ, ये तो निश्चित घटा नहीं हमारे मिट्टी से। लेकिन जो हमारे माइक्रो एलिमेंट हैं जैसे निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सल्फर हुआ, ये सब जो चीज़ है हमारे जो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में कमी हुई। तो ये और फसल चक्र का लगातार उपयोग नहीं किए, मिट्टी की टेस्टिंग नहीं कराए, तो आज का क्या सिनेरियो बन रहा है? आज का सिनेरियो ये बन रहा है हमारे किसान भाइयों का कि जहाँ जैसे हमारे सोनभद्र में वहाँ पे सूखे की समस्या है, वहाँ पे क्या है कि मिट्टी ज़्यादातर ही सूख जाती है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि अगर लैब में अगर कृषि विज्ञान केंद्र नहीं आ पाते हैं तो कृषि विभाग चाहे एक STFR किट होता है, सॉइल टेस्टिंग रिकमेंडेशन किट, जिसमें 12 एलिमेंट की मतलब pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इतने चीज़ों का उसमें हम जांच तुरंत कर सकते हैं। और ये किसान भाई क्या कक्षा 5 और कक्षा 10 पास भी अगर 1-2 दिन की ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ले ले, कृषि विभाग से ले ले या हमारे ICR के किसी भी इंस्टीट्यूट से ले ले तो उसको ईजिली वो चला सकता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वह उसका वेट ही 1 kg के बराबर होता है, 1 से 2 kg, तो उसको इजीली हम कहीं भी खेतों में ले जा सकते हैं और तुरंत उसका हम और उसमें एक बार में उसमें जो केमिकल आता है तो 50 सैंपल का हम उसमें उसका एनालिसिस कर सकते हैं। 50 सैंपल के एनालिसिस करने के बाद हमको फिर 8-10 हज़ार रुपये का वो केमिकल लेना पड़ता है। तो ये सबसे सस्ता है और पूसा द्वारा निकाला गया ये जो किट है निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद हो रहा है। और हमारे आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी केवीके हैं सभी के यहाँ ये हमारे वाइस चांसलर साहब इसको यूज भी करा रहे हैं। तो मैं निश्चित ये किसानों से अनुरोध करूंगा कि STFR किट से जो भी हमारे एनालिसिस हो रही हैं उससे कराइए और इसका लाभ लीजिए। जी जी। मधुमक्खी पालन पर एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है मध्य प्रदेश से। हमारे साथ हमारे जो दर्शक हैं शिवम भोपाल से, वो जानना चाहते हैं मधुमक्खी पालन करते समय किन बातों का ध्यान रखें। और महिपाल सिंह एक और दर्शक है जो कि फ़ोन लाइन पर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी महिपाल जी बताइए क्या सवाल है। महिपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी सवाल बताएं। जी हमारी जमीन चिकनी काली मिट्टी है और रबी के सीजन में पानी छोड़ती नहीं है मिट्टी, मतलब ठीक है, फसल पीली पड़ जाती है 1-8 हफ्ते 10 दिन के लिए। ठीक है। मैडम इनका क्वेश्चन क्या था? ये कह रहे हैं कि सर इनका चिकनी काली मिट्टी है और उसकी नमी बनी रहती है जिससे फसल में नुकसान होता है। जी मणिपाल जी, काली मिट्टी की तो जो जल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपकी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है
तो आप उसमें जो हमारे ज्यादा रहती है तो उससे फसल खराब। अच्छा, ज्यादा रहती है। हाँ। तो ज्यादा रहती है तो अगर वो फसल पीली पड़ जाती है, फसल पीली पड़ जाती है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। तो आपकी जो आप जब अगर फसल पीली पड़ रही है, कौन सी फसल हो रही है और पीला हो रहा है उस पे, तो वो संबंधित उस फसल को आप ले जाकर कृषि विज्ञान केंद्र में दिखाइए। अगर फसल में येलो इस तरह का कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन एलिमेंट की कमी है, और अगर उसमें ग्रीन कलर का अगर शेड दिख रहा है तो उसमें फास्फोरस की कमी है। तो एलिमेंट जो हमारे पोषक तत्व हैं वो तभी पता चल पाएंगे जब हम मृदा का एनालिसिस कराएंगे, मृदा की जांच कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप फिर घूम फिर के बात वहीं आ गई कि आपको मिट्टी की जांच करानी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि गड़बड़ी कहाँ है। क्या ये पानी की वजह से है, या फिर पोषक तत्वों की कमी है, या फिर बीज सही नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर मिट्टी की जांच करवाएं। हमारे जो दर्शक हैं एक शिवम मध्य प्रदेश से, तो उनका सवाल था मधुमक्खी पालन कैसे करें, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। फिर इस पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम तो एक बार फिर से बता दें कि आज का विषय क्या है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती और साथ ही मधुमक्खी पालन की, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड विषय की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है कि आपस में इनका बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य कॉल करें। सर, ब्रेक से पहले एक दर्शक का हमारे पास शिवम जी का व्हाट्सएप सवाल आया है। वो वही जानना चाहते हैं कि सावधानियाँ कौन कौन सी मधुमक्खी पालन करते हुए। तो इस पर तो हमने काफ़ी चर्चा की, लेकिन क्योंकि लगता है दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो और किन किन बातों के बारे में बताना चाहें? शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मधुमक्खी पालन का काम करना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप इटालियन मधुमक्खी, जिसको मैं कह रहा हूँ एपिस मेलिफेरा, इसको आप चुनने के उपरांत जो आप इसकी शुरुआत कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 बॉक्स से इसकी शुरुआत करें। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न अनुदान भी है, और जहां आप इसकी शुरुआत करें, जैसे मैंने बताया कि इसके लिए फ्लोरा फूल जब वहाँ जहाँ हो वहाँ से इसकी शुरुआत करें। महीना आपको मैंने बताया है कि नवंबर से लेकर फरवरी तक इसका जो है आप चुनाव करें। साथ ही साथ जो मेलिफेरा की मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसी प्रजाति है, ऐसे स्वभाव है इसका कि आप इसको आसानी से पाल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ यंत्र यानी कि उपकरणों की भी आपको आवश्यकता होगी। जो उपकरण आपको जो नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी आपको बता देंगे कि इनके लिए ये जो उपकरण हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको शहद का उत्पादन करने के लिए या जो है परपोलिश का उत्पादन करने के लिए, पोलन लेने के लिए इनको कई यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यंत्र आप नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सके उनको आप ले सकते हैं। और उसके उपरांत जो कुछ समस्याएं हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन करने के लिए, क्योंकि ये एक कीट है तो कई बार क्या बीमारियों की भी समस्या आ सकती है। जो दूसरे कीट हैं वो भी कई बार इसको नुकसान करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जो आपके मधुमक्खी का आपने बॉक्स रखा और वहाँ नीचे जो है खरपतवार है, तो कई बार क्या है कि चींटियाँ उनके माध्यम से बॉक्स में आ जाती हैं। बॉक्स में आने के उपरांत जो है चींटी क्योंकि शहद पसंद करती हैं
तो वो पूरे बॉक्स में जो है शहद खाना शुरू कर देती हैं। इससे क्या होती है कि मधुमक्खी को कई बार दुविधा होती है और वो अपना जो परिवार है, घर है, उसको बॉक्स को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो कई समस्या जो आती हैं, जो दूसरे कीट के द्वारा भी आ सकती हैं या बीमारी के कारण, जो बीमारी है वो फंगस के कारण भी हो सकती है और बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है। तो इन समस्याओं का क्या निदान है, उसके लिए आप नज़दीक जो है आप एक प्रशिक्षण ले लीजिए, उसके बाद जो है आप इसकी शुरुआत करिए तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब सर अब आते हैं हम मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में बात करते हैं। तो सर जैसा कि हमारे एक दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप सवाल आया तो मैं इसे भी ले लेती हूँ। ये हमारे जो दर्शक हैं इन्होंने लखनऊ से हमें ये मैसेज भेजा है, रामू नाम है इनका। जैविक कीटनाशक तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। मैडम, जैविक कीटनाशक की पूरी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग आना पड़ेगा, क्योंकि जैविक कीटनाशी का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। जैसे जैविक कीटनाशी में हम बीजामृत का यूज कर सकते हैं, फफूंदीनाशक का यूज कर सकते हैं, नीम खली का यूज कर सकते हैं। ये एक पूरी लिस्ट है। ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं। तो जैविक कीटनाशक बनाने के लिए कुछ एकदम जैविक कीटनाशी या प्राकृतिक कीटनाशी को आप सेम बोल सकते हैं। चाहे नीमास्त्र है, घनास्त्र है, ये उसके बाद नीमास्त्र के बाद घन जीवामृत है। और जो हमारा ये प्राकृतिक खेती के जो हमारे कीटनाशी है वो जैविक खेती दोनों में काम करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जो सोठास्त्र है, नीमास्त्र है, इन सब चीज़ों का भी हम यूज कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और अब सर मधुमक्खी पालन के बारे में जैसा कि आप बता रहे थे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचे। अब हम आते हैं कि एक्सट्रैक्शन कैसे करना चाहिए। यहाँ पर भी हम कई बार देखते हैं कि शहद कच्ची रह जाती है, उस तरीके से तैयार नहीं होती है, वहाँ भी चूक होती है, एंजाइम्स भी उसके कई बार ख़राब हो जाते हैं प्रोसेस करते हुए। इधर क्या बताना चाहेंगे? मधुमक्खी पालन का जब किसान भाई कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक विधि द्वारा सुपर चैम्बर के साथ उन्हें मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मधुमक्खी पालन है वो एक ही बॉक्स में कर लेते हैं, जिसमें कि उसमें ही ब्रूड होता है, उसी में सब चीज़ें, उसी में हनी है, सब चीज़ें एक ही जगह होती है। तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि जब भी वो मधुमक्खी पालन का कार्य करें तो वैज्ञानिक विधि द्वारा सुपर चैम्बर के साथ करें, ताकि उनको जो शहद है वो शुद्ध रूप से मिल सके। वो जो मधुमक्खी के जो एग हैं या लार्वा है उनको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें जो है किसान भाइयों को ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं सर, अब जो हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो जैविक खेती अगर कोई व्यक्ति रासायनिक खेती कर रहा है तो जैविक खेती पर उसे शिफ्ट होना है जी, तो ये ट्रांजिशन किस तरीके से होता है? अगर कोई व्यक्ति अगर कई सालों से 10 साल 15 साल से रासायनिक खेती कर रहा है और उसको फिर हमको उसको जैविक खेती में शिफ्ट होना है, तो ये शुरुआत का जो 1-2 साल का अंतर है उसमें निश्चित रूप से जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम होता है, क्योंकि बिल्कुल रासायनिक से जैविक आने में थोड़ा सा समय लगता है। और जैविक तभी हम कर पाएंगे, जैविक के लिए हम जैसे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बहुत अंतर नहीं है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों का यूज करते हैं और जैविक खेती में हम जैविक जो रासायनिक खादों का उपयोग न करते हुए जो जैविक कीटनाशी और का है उसका उपयोग करते हैं। तो वो थोड़ा सा 2-3 साल का समय लगेगा पूरी तरह से जैविक होने में। हमारी भारत सरकार की एक संस्था है NPOP, जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जो चलाई जाती है पीडा संस्था, वो जैविक प्रमाणीकरण का लाइसेंस भी देती है। तो हम किसी भी उपभोक्ता को अगर जैविक या प्राकृतिक उत्पाद देते हैं तो सबसे पहले जो जिस उपभोक्ता को देते हैं तो ये जानना चाहेगा कि वास्तव में ये जैविक प्रमाणीकरण है कि नहीं। अगर कोई भी बड़े लेवल का किसान है या छोटे लेवल का किसान है, छोटे लेवल के किसानों के लिए थोड़ा ये मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर काफ़ी बड़े काश्तकार हैं, चाहे बड़े लेवल के जो प्रगतिशील किसान हैं, वो रासायनिक से जैविक में आते हैं और जैविक प्रमाणीकरण कराते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। इससे जैविक प्राकृतिक उत्पादों का बढ़ावा भी मिलता है और इससे हमारे जो डिजीज हैं लाइफ साइकिल वो भी कम होते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे लाभ हैं अगर आप प्रकृति के साथ जुड़कर काम करेंगे तो
उस तरह का फ़ायदा भी होगा। और रसायनों की जो स्थिति है वो हम सभी जानते हैं, रसायन किस तरीके से खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप सही मात्रा में सोच समझ के इस्तेमाल करें तो उतना विपरीत असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मिट्टी बीमार हो रही है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि आप जैविक तरीकों को अपनाएं, जैविक तरीकों से मिट्टी की सेहत को बेहतर करने का प्रयास करें। सर, अब चलते चलते मैं आपसे डॉक्टर राणा जानना चाहूँगी कि इसमें हमें मधुमक्खी पालन कैसे मदद कर सकती है? मधुमक्खी पालन के लिए अगर मैं बताऊं आपको, भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। साथ ही साथ अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो क्योंकि बात चल रही थी कि जो शहद और जो अन्य उत्पाद हैं ये तो प्रत्यक्ष रूप से मधुमक्खी से मिलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सबसे जो फायदा है किसानों को वो है जो है पर परागण में। पर परागण में जो किसान भाई जहाँ भी मधुमक्खी होती है उसके आसपास की जो भी फसलें होती हैं वो पर परागण के द्वारा अपने आप ही 50% तक उनका उत्पादन बढ़ जाता है। और ये जैविक खेती में भी मददगार रहता है। बिल्कुल, जैविक खेती में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार है, क्योंकि पर परागण के द्वारा मैं बताया ना कि जो आपके फल वाले पौधे हैं, यहाँ तक कि जो आपके जहाँ सेब या बड़े बड़े जो बागान हैं वहाँ के तो जो किसान मतलब मालिक है बागान के वो मधुमक्खी पालन को वहाँ रखवाते हैं, यानी कि मधुमक्खी बॉक्सों को वहाँ रखवाते हैं और उनको पैसा भी देते हैं कि भाई हम पैसा भी देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके रखने से हमारा बहुत अधिक उत्पादन बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा व्यवसाय है जो आप खेती कर रहे हो, उसके साथ साथ दूसरे इनकम के सोर्स के लिए भी आप मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकते हैं। बहुत तरह के लाभ हैं। और देखिए, हमने जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य और मधुमक्खी पालन को कैसे आपस में जोड़कर देखा, और हमारे किसान, हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद ज़रूर इस दिशा पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और हमारे इन विषयों के बारे में इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या होगा आइए डाल लेते हैं उस पर नज़र। अगले अंक का हमारा विषय है गन्ने की उन्नत किस्में एवं प्रबंधन, और साथ ही हम बात करेंगे बेलदार सब्जियों के प्रबंधन पर भी। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर कोई और बात जानना चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम हेलो किसान लेकर आए, तो आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2005@gmail.com। आप इस कार्यक्रम के बाद भी हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस पर अपनी बात को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपने सवाल को रिकॉर्ड करवाएं। और चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि अगर आप हमारा कार्यक्रम यानी आज का कार्यक्रम या फिर जो हमारे पुराने एपिसोड है वो फिर से देखना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर YouTube पर जाकर डीडी किसान चैनल जो हमारा YouTube ID है उसे सर्च करें और आज के कार्यक्रम को भी आप देख सकते हैं दोबारा से फिर से, और दूसरे कोई कार्यक्रम है उन्हें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में नए विषय के साथ, विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर कहेंगे हेलो किसान। तब तक के लिए नमस्कार। हम उस कमोडिटी की बात करेंगे जिसको कभी गरीबों का अनाज कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में दुनिया के अंदर इसे सुपर फूड की संज्ञा दी गई। 2030 तक मिलेट का बाजार कितना बड़ा हो सकता है? मुझे लग रहा है कि ये 2030 तक जो अभी स्थिति है उससे 2 गुना पहुंच सकता है। अगर फास्ट फूड भी मिलेट बेस्ड बना दिया जाए, जो हेल्थ इंडस्ट्री में टारगेट किया जाए, स्पेशली चाइल्ड और एज्ड लोगों के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा कदम होगा। फार्मर की इनकम मिलेट में कहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।